हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मैंने अभी तक आपके साथ कि क्योंकि हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तो कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है उसका कुछ पार्ट P&L में लेकर आते हैं और बाकी पार्ट एज ए रिजर्व रखते हैं, उसको डिस्कस करना शुरू किया था। असाइनमेंट का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने पहले किया था लास्ट क्लास में, एक तो थर्ड क्वेश्चन किया, उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था। याद करो उस क्वेश्चन में मैंने टुक वर्ड के ऊपर फोकस किया था। और फोर्थ क्वेश्चन किया था जिसमें मोर देन 1 ईयर है, तो अगर मोर देन 1 ईयर होंगे तो किस किस का आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। पहला, अगर कोई WIP रिजर्व है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, कोई भी कैरिड डाउन है उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, और WIP दैट इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इनका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा। साइड बाय साइड जो WIP अब आप लिखेंगे वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे लिखेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, फर्स्ट ईयर में आपका ग्राउंड फ्लोर बना, सेकंड ईयर में फर्स्ट फ्लोर बना, तो सेकंड ईयर में आप बोलेंगे ग्राउंड एंड फर्स्ट दोनों बन चुके हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, वहां तक कोई डाउट नहीं है? डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आएगा इसमें। हाँ जी, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 पहले एक बार आप रीड करो इसको। अच्छा, उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करवाना था, ठीक है, एक मिनट पहले वो कंप्लीट करेंगे फिर। पहले ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हमने कंप्लीट जो किया था उसका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, मतलब मोर देन 1 ईयर में किस तरीके से उसको ट्रांसफर किया था वो तो हो गया था। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, एक मिनट के लिए वेट कर लो, बाद में नोट कर लेना। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, आपको अगर क्वेश्चन याद हो तो उसने बताया था जितना भी हमारा काम हो चुका है उसका 80% पेमेंट मिलेगी, ठीक है, 20% रिटेंशन होगी, रिटेन करेगा, 80% की पेमेंट करेगा। तो फर्स्ट ईयर में मैंने यहां पे लिखा, बोलो बैंक अकाउंट, कितने का, 18 लाख का काम हुआ था, 80% पेमेंट करेगा, 14,40,000। फर्स्ट ईयर का वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 18 लाख था, 18 लाख का 80% 14,40,000 की वो पेमेंट कर देगा। ये क्या आ गया, बोलो बैलेंस कैरी डाउन। यहां पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया, बोलो 14,40,000, 14,40,000। उसके बाद यहां पर आएगा बैंक, ध्यान से देखना, 60 लाख का काम हो गया था, इसका 80% पेमेंट मिलनी है, इसमें से 14,40,000 पहले मिल गई है। 60 लाख का काम हो गया था, 80% पेमेंट मिलनी थी, 14,40,000, तो इसका मतलब आ रहा है 33,60,000। तो यहां पर आपको बैलेंस कैरी डाउन 48 लाख आ गया, यहां पर आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 48 लाख। अब तो ये लास्ट अकाउंट है थर्ड ईयर। अब यहां पर कितना काम हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 80 लाख, अब तो पूरी पेमेंट करेगा, 80 में से 48 मिल चुकी है, तो आएगा बैंक अकाउंट 32 लाख, ये लास्ट पेमेंट करेगा, फुल एंड फाइनल। क्लियर, कंप्लीट हो चुका है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो प्लीज, जैसे कि अभी इन्होंने मुझे बोला कि लास्ट क्लास में
हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट रह गया था, उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। हो गया, चलो अब बढ़ेंगे आगे। मैं बात कर रहा था 11th क्वेश्चन की, अब एक बार रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या नया पॉइंट आ रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर इसमें एक पॉइंट आ रहा है दैट इज नोन एज एक्सक्लेशन क्लॉज। ठीक है, तो जरा देखते हैं ये एक्सक्लेशन क्लॉज क्या होता है, उस पॉइंट को पहले मैं रीड करता हूं। डिलक्स लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख 1 अप्रैल। ये तुम्हारे सारे एक्सपेंस हैं, मटेरियल है, वेजेस है, जनरल एक्सपेंस है, प्लांट है, क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल और वेजेस का, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, वर्क अनसर्टिफाइड और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड as escalation clause in the event of increase in price of material and rate of wages by more than 5%, the increased cost to be borne by contractee 50% of rise of cost of material and wages beyond 5% in each case। सर ये लाइन समझ नहीं आई। देखो एक बात बताओ, जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल रहा हूं 50 लाख 55 लाख, तो मैंने कैसे निकाला होगा? मैंने सोचा होगा पहले रफ ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा, इतना मटेरियल लगेगा,
इतनी वेजेस लगेगी, इतना पता नहीं क्या क्या लगेगा, सब छोड़ रहा हूं। फर्स्ट फ्लोर करते करते तुम्हें सेकंड फ्लोर तक बनाना है। मेरे को लगा यार 30 लाख तो लग जाएगा मेरा इसमें। फिर मैंने सोचा यार 20 लाख का तो प्रॉफिट भी रख लूं। मैंने कहा ठीक है 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया। मैंने क्या किया, एस्टिमेट किया, सब कुछ एस्टिमेटेड है। बट आप प्रैक्टिकली कभी सोचो कि हम जब भी कभी ग्राउंड फ्लोर का अगर मैं सपोज करो बना रहा हूं, मैं सिर्फ लेंटर डाला है ग्राउंड फ्लोर का, और जब मैं अगली बार मटेरियल लेने जाता हूं तो प्राइस वही नहीं होता, प्राइस बढ़ चुका होता है। ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डालने के बाद जब फर्स्ट फ्लोर के लेंटर की बारी आती है 10 दिन बाद ही, तब भी प्राइस बढ़ चुका। मैं मानता हूं वेजेस नहीं बढ़ती, बट मटेरियल तो जनरली बढ़ जाता है। तो आप सोचो, मैं तो टेंशन में आ गया भैया, मैंने 50 लाख मतलब 30 लाख का बजट बनाया था, 50 लाख मैंने 20 लाख का बोल के 50 लाख का बोल दिया। अब जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ ना, तब तक पता लगा 45 लाख की लग गई कॉस्ट, मेरे को बचा सिर्फ 5। अब मैं उसको बोलूं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दे, वो नहीं बढ़ाएगा, वो बोलेगा मुझे क्या मतलब है, 50 का काम हुआ था पूरा, जिसको आप अपनी घर की लैंग्वेज में बोलते हो ठेका दिया था। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक एक्सक्लेशन क्लॉज एंटर करवा लेते हैं। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल देख 2% 4% तक बढ़ेगी ना मटेरियल, तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं ही बियर कर दूंगा। बट अगर ज्यादा बढ़ गई तो भाई फिर सारा कॉस्ट मैं थोड़ा बियर करूंगा, तू और मैं मिलकर बियर करेंगे। तो इसने भी ऐसे ही किया। उसने क्या बोला, देख आपको बोला कि 5% तक बढ़ेगी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मटेरियल और वेजेस 5% तक बढ़ेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बट अगर वो 5% से ज्यादा हुआ ना, तो जितना वो 5% से ज्यादा होगा, तुम और मैं मिलके आधा आधा बियर करेंगे। लैंग्वेज को दोबारा पढ़ो, एक्सक्लेमेशन क्लास की लैंग्वेज को दोबारा पढ़ो। क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड, उन्होंने कंटेंट कर दिया था एक्सक्लेमेशन क्लॉज विच रीड एज फॉलोज। क्या चीज, इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज या इंक्रीजेज, मतलब एक में हो, मटेरियल में हो या दोनों में हो, मटेरियल एंड रेट ऑफ वेजेस बाय मोर देन 5%, द इंक्रीज्ड कॉस्ट टू बी borne by contractee will be 50% of rise of cost of contract and wages beyond 5% in each case। मैंने कहा ठीक है, समझ आ गया। आप बताओ जो कॉन्ट्रैक्टी से पैसा आएगा वो मेरी कॉस्ट को बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। जो पैसे आप उससे रिकवर करोगे वो तो कम ही करेगा ना। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्टी से पैसा आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। जब एक्सपेंस करते तो कहां लिखते थे, डेबिट में। तो आज जब वो रिकवरी होगी, जो भी वर्किंग नोट से निकालेंगे, और वो क्या होगा, क्रेडिट में आएगा। और जरा लाइन में पढ़ो क्या लिखा है। बाद में पता चला कि मटेरियल और वेजेस 25% से इंक्रीज हो गए हैं, 25% से इंक्रीज हो गए हैं। तो 5% तो कुछ मत कहना, 5% से एक्सीड 20, उसको आधा आधा बियर करेंगे, मतलब 10% का पैसा मैं तो इससे लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, करें स्टार्ट। हाँ सर, आंसर नंबर 11। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना पड़ेगा। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लेमेशन क्लॉज लिखवा रहे हो तब आप उस पार्टी से रिकवर कर सकते हो। अगर आप उसके एक्सक्लेमेशन क्लॉज नहीं लिखवा रहे तो आप नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो, 11th 12th में आपको आजकल पता है ना, ज्यादातर क्या होता है, पैकेज सिस्टम होता है। पहले छोटे थे ना तो मंथली सिस्टम होता था, मंथली फीस होती थी, छोटे में दी होंगी। बट अब यहां पर जनरली ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता आप कौन से विलेज से हैं, कौन से स्टेट से हैं, बट जनरली मैं इस टाइम बात कर रहा हूं दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत जगह पे अब क्या हो चुका है, पैकेज सिस्टम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि स्टूडेंट को इतना असाइनमेंट दूंगा, ये होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, सब कुछ होगा, हर मौसम आएगा पूरे साल का। मैंने आपको फीस बोल दी 25,000, एग्जाम्पल है ये। आप बताओ बाद में क्या हुआ, 2 महीने बाद 3 महीने बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता स्टूडेंट को फीस बढ़ा दो। या मेरे को लग रहा था स्टेशनरी इतनी यूज होगी पूरे साल में, स्टेशनरी का रेट बढ़ गया, या मुझे 2 वर्कर और न्यू अपॉइंट करने पड़ गए ऑफिस में। तो ये सारे एक्सपेंस इंक्रीज होने के बाद भी मैं आपकी फीस नहीं इंक्रीज कर सकता, क्योंकि इस टाइम में मैंने एक्सक्लेमेशन क्लॉज एंटर नहीं करा हुआ। और जो मैं बात कर रहा हूं,
जो एग्जांपल दे रहा हूं आपको कोचिंग का, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन क्लॉज एंटर नहीं होता। हाँ जी, बट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपने एक्सक्लेमेशन क्लॉज का जो टर्म्स हैं एंटर करी हुई हैं तो 100% सामने वाली पार्टी से पैसा आप लोगे। ठीक है, आ जाओ सर स्टार्ट करें। मैंने कहा बिल्कुल। तो आपने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम, कहां से कहां तक था? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट April 11, 31 March 12, 1 April 11 to 31 March 12. Particulars, amount, again particulars and amount. Particulars, amount, again particulars and amount. आप बताओ मटेरियल कितना था? मटेरियल आप चेक करते रहो, मटेरियल कितना था? जो जो एक्सपेंस आपको गिवन है उनको डेबिट में लिखते जाओ बस। हाँ, इनकम को क्रेडिट या जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको क्रेडिट, उनको आप लिखते जाओ। तो बताओ क्या आ रहा है मटेरियल? सर मटेरियल आ रहा था 1 लाख। चलो वेजेस 45,000 की थी और याद रखो उसमें आउटस्टैंडिंग भी था 5,000, तो वेजेस का एक्सपेंस कितना हो गया? 50,000। वेजेस का एक्सपेंस आ गया 50,000। उसके बाद जर्नल एक्सपेंस, क्या चीज? एक्रूड गिवन है आपको 31 मार्च में, वेजेस एक्रूड आपको गिवन है, तो मतलब वो हमारे पीरियड से बिलोंग करता है, इसका मतलब वेजेस 50,000 की हुई है। जर्नल एक्सपेंस 10,000। और बोलो प्लांट परचेज कितनी की थी? 50,000। उसके बाद देखो प्लांट कैरिड डाउन कितने का डेप्रिसिएशन था? 5,000 का अगर डेप्रिसिएशन लग गया तो 45,000, और मटेरियल का क्लोजिंग भी था 25,000। और यहां पर आएगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जो एक्सक्लेमेशन क्लॉज से आपने पैसे लेनी है, एक्सक्लेमेशन क्लॉज से पैसे लेनी है, वो क्रेडिट में आएगा, उसका तो वर्किंग नोट बनेगा। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ मैंने कहा था उसका सीधा आप लिख सकते हैं, ये वर्किंग नोट आएगा। चलो पहले आप इतनी बात को नोट करो, एक्सक्लेमेशन क्लॉज भी आएगा कि उतना कितना पैसा हमने रिकवर करा।
जी हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे सोच के बता सकते हो अच्छा एक्सक्लेमेशन क्लॉज में कितना आएगा? चलो एक बारी इससे पहले इधर भी आ जाओ, WIP वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना कितना था? क्या सर्टिफाइड 2 लाख और 15,000, ठीक है। अब बस जैसे तुम मुझे एक्सक्लेमेशन क्लॉज बता दोगे तो मैं यहां से नोशनल प्रॉफिट निकाल लूंगा, या नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं फॉर्मेट बना के छोड़ देता हूं ना, क्योंकि फिर नीचे वर्किंग नोट बनाना है, इसलिए कह रहा हूं। चलो अब आ जाओ, ये क्या आएगा जल्दी बोलो? नोशनल प्रॉफिट यहां पर आएगा और उसका कुछ पार्ट P&L में जाता है, P&L अकाउंट, और बाकी पार्ट WIP रिजर्व में रहता है। यही होता है ना? आप भी बना लो पहले इतना, उसके बाद फिर वर्किंग नोट बनाना शुरू करेंगे। सोच के बताओ, कोशिश करो कि एक्सक्लेमेशन क्लॉज का क्या पॉइंट आ सकता है। जो मटेरियल और वेजेस के ऊपर एक्सक्लेमेशन क्लॉज है, बाकी भी थोड़ा ना। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स इन 15,000 आ रहा है आपका। कोशिश करो कॉन्ट्रैक्ट से रिकवर कर दें। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप भी ट्राई करो पहले। हाँ जी, कितने लेने हैं? अब 12,500 हो गए, पहले 15,000 थे, अब 12,500 हो गए। कोई बात नहीं, कोशिश करो अभी भी। देखो मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स इन द इंक्रीज्ड कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। चलो इधर देखो ध्यान से एक मिनट, मैंने लिखा टाइप ऑफ कॉस्ट, बताना कौन कौन सी थी, जल्दी बताओ। एक मटेरियल था और एक लेबर या वेजेस बोल दो, लेबर या वेजेस है, ठीक है। उसका एक्चुअल कॉस्ट बोलो, एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई है? इसमें 1 लाख में से 25,000 का तो क्लोजिंग है,
तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी बोलेंगे 75 और लेबर की हुई है 50,000। ठीक है, अब मुझे बताओ इंक्रीज इन कॉस्ट, एक मिनट, इंक्रीज इन कॉस्ट टोटल कितना है? देख, जो 75,000 है, 70,000 है, ये इंक्रीज होने के बाद है पहले है? बाद में है। 25% इंक्रीज होने के बाद ये खर्चा हुआ है। 25% इंक्रीज होने के बाद है ना, तो इसका मतलब ये 125 पे है, तो 25 पे कितनी होगी? कितना आ रहा है? 15,000। 75,000 125% पे है तो कितना आ गया? 15,000। और सुनो 50,000 पे अगर 125 पे है तो 25 पे कितना होगा बोलो? 10,000। ठीक है, आप सुनो, टोटल कितना आ गया? 25,000। अभी भी खत्म थोड़ा, इधर आप क्या करोगे? इसमें अप टू 5% को अलग करोगे और बैलेंस 20 को अलग, मतलब इसको 5:20 में डिवाइड कर दो। जो 15,000 का खर्चा है सारा तो बियर करना नहीं, उसको 5:20 में करेंगे। कितना आ रहा है? 3,000 और 12,000, 3,000 5:20। हाँ, आप 5 10 10 कर रहे होगे। अच्छा, आप टोटल का कर रहे हो 12,000 और 10,000 का करोगे तो 2,000 और 8,000। इसका मतलब ये 5,000 तो वो खुद बियर करेगा और जो टोटल आ गए वो आ गए 20,000। ठीक है, इस 20,000 में उसका शेयर 50%, कॉन्ट्रैक्टी शेयर कितना? 10,000। तो कॉन्ट्रैक्टी से एक्सक्लेशन क्लॉज के 10,000 में मिलेंगे। यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, इसके लिए करवा रहा हूं कि एक्सक्लेशन क्लॉज क्या होता है और कैसे बियर करवाना है। करो इसको नोट पहले। डन, पुट करो उसको पुट करके रोशनी प्रॉफिट वगैरह बताओ।
हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 10,000। नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 85,000। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकाल लो। नोशनल प्रॉफिट 85। अब उसका सोच के बताओ, कोशिश करो पीएनएल में कितना जाएगा। कोशिश करो कितना पार्ट पीएनएल में लेके जाऊं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट to be transferred to P&L account। पहले परसेंटेज कंप्लीशन, कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है वो निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैं आपको करने के लिए इसलिए दे रहा हूं कि आपको एक बड़ी हैबिट हो। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। चेक करो कितने परसेंट हो गया। हाँ जी, मुझे बोल रहे हैं 40%। कैसे? 2 लाख का वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड था 5 लाख में से, तो आ गया 40%। तो और अगर 40% हुआ है तो हमारे को फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कितना पार्ट पीएनएल में लेके जाए उसके लिए? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। हाँ जी, हाँ मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले जाते तो यही लगाते हैं ना, लेस देन 25% में कुछ भी पीएनएल में मत लेके जाओ, सारा का सारा रिजर्व क्रिएट करो। 25% और मोर बट लेस देन 50, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट।
कितना आ गया? 21,250। हाँ जी ठीक है, उसको उसमें पुट करो, बाकी रिजर्व आएगा। 1/3 ऑफ 85,000 और कैश रिसीव्ड कितना गिवन था? 1.5 लाख, 2 लाख में से। तो आपने मुझे बोला 21,250। हाँ इधर देखो, इधर देखो, मैंने कर दिया सामने। 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, कैश रिसीव्ड 1.5 लाख गिवन है और वर्क सेट बाय 2 लाख है। क्योंकि इसी से देख के डिसाइड किया कि 25% और मोर बट लेस देन 50, तभी तो 1/3 ऑफ नोशनल। अगर 50 से ज्यादा होता तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं। हाँ जी, अब 21,000 लेकर 250 आ गया, तो बाकी क्या आएगा? रिजर्व 63,750, 63,750 बाकी रिजर्व में रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे साथ बात करी है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने % कंप्लीट हुआ है तो हम उसमें कितना अमाउंट पीएनएल में लेके जाएं। अभी भी आपने मुझे बोला अगर लेस देन 25% है तो पीएनएल में कुछ मत लेके जाओ, सारा का सारा रिजर्व रखो। 25% और मोर बट लेस देन 50 में 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और 50% और मोर बट नॉट नियरली कंप्लीशन, कंप्लीशन में नहीं अभी तो 2/3, और कंप्लीशन पे तो लिखा था लेटर टू बी डिस्कस, तो आज वो डिस्कस कर रहा हूं कि मतलब नियरली कंप्लीशन स्टेज पे होता है तो कितना पार्ट पीएनएल में लेके जाएं। तो हेडिंग डालेंगे नियरली कंप्लीशन स्टेज, नियरली कंप्लीशन स्टेज। सर पहले तो ये बताओ, आप नियरली कंप्लीशन स्टेज किस परसेंटेज को बोलोगे? 80% को, 70 को, 90 को, 95 को, किसको बोलोगे? देखो ये तो जनरली 90 के बाद ही होता है जनरली, बट इसके लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं और वहां से वो हिंट मिलता है। मतलब अभी तक आपको कितनी कॉस्ट हो चुकी है वो पता होती है, अब आपको आने वाले टाइम की जो बचा हुआ काम रहेगा ना उसकी कॉस्ट भी गिवन होगी। तो यहां से मुझे हिंट मिलेगा कि मेरा नियरली कंप्लीशन स्टेज है कि अभी तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है। मतलब आप क्या करेंगे, नोट मत करना, देखो आपको कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट तो पता ही होगा, उसमें फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट वो भी ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट तो पता ही है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी ऐड करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा बोलो? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा। और अगर मेरा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया और मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता होगा, तो मैं इससे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लूंगा कि इतना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतने का है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी हो सकती है, तो आप माइनस करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। क्योंकि जो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट इन केस ऑफ नियरली कंप्लीशन स्टेज होता है, उसके चारों फॉर्मूले एस्टिमेटेड प्रॉफिट से हैं। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट तभी निकलेगा जब आने वाले टाइम की कॉस्ट भी गिवन होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला ये कोई परसेंटेज नहीं है। अब कितना पार्ट लेके जाएं उसकी बात करते हैं। तो पहला मैं कहता हूं, आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है
इंटू वर्क सर्टिफाइड इंटू वर्क सर्टिफाइड, कितना वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दूसरा फॉर्मूला कहता है, ये तो सेम लिखो, कितना पार्ट पीएनएल में ट्रांसफर करें। सर बट आप तो 4 फॉर्मूले लिख रहे हो, चारों में से कौन सा लिखेंगे वो बताता हूं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू बोलो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय बोलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, साथ में कहते हैं कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मतलब अगर कैश रिसीव्ड गिवन होगा तो हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, और नेट सोचो ना, वर्क सर्टिफाइड से वर्क सर्टिफाइड कैंसिल हो गया तो यही तो बचा। सर फॉर्मूले का पीछे लॉजिक ही बता दो। देखो कहते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो समझ आ गया, जब तुम वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर रहे हो तो इनडायरेक्टली कितने परसेंट काम हुआ है वही तो ले रहे हो। जब तुम वर्क सर्टिफाइड अपॉन, तो इसका मतलब ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, इतना वर्क सर्टिफाइड था उसमें से इतनी कैश मिल गई है, इसीलिए ये परसेंटेज को शो कर रहा है। ये कितने परसेंट कैश मिल गई है ये शो कर रहा है, बट वो तो कैंसिल तो होगा, बट वो फॉर्मूला बना कैसे, लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना। चलो सर मुझे क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड नहीं गिवन, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं गिवन तो उस केस में क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये तो रहेगा ही रहेगा, इनटू आपकी कितनी कॉस्ट लग चुकी है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कितनी कॉस्ट लग चुकी है, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, मतलब अगर आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं गिवन तो आपको क्या कहता है, टोटल इतनी एस्टिमेट में से इतनी एस्टिमेट लग चुकी है, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वही है। और फोर्थ फॉर्मूला ये तो रहेगा ही रहेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू बोलो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, और साथ में क्या रहेगा, कैश टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू कैश कितनी रिसीव्ड हुई है वर्क सर्टिफाइड के ऊपर। ठीक है, अब अगर तो एग्जामिनर मुझे कोई फॉर्मूला बोलेगा तो मैं उस फॉर्मूले को यूज करूंगा, और नहीं कैश गिवन होगी तो सेकंड और फोर्थ, और कैश नहीं गिवन होगी तो बोलो फर्स्ट और थर्ड। सर वैसे अगर क्वेश्चन ना बोले तो देखो चारों से निकाल के देखते हैं प्रैक्टिकली, चारों में से जो लोअर होता है ना वो पीएनएल में लेके जाना। हाँ रीजन सुनो, चारों में से जो लोअर होगा वो पीएनएल में लाएगा, क्योंकि कम से कम पीएनएल में लेके जाओ, ज्यादा से ज्यादा रिजर्व क्रिएट करो, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। आज नहीं तो कल तो तुम्हारा ही, आज नहीं तो कल तो तुम्हारा ही है ना। जितना कम पार्ट पीएनएल में लेके जाओगे उतना सेफर साइड पे हो, क्योंकि पीएनएल में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसी भी देखेंगे क्या उनका सिचुएशन है एंटिटी की, तो उसके अकॉर्डिंगली, इसीलिए कम से कम लेके जाते हैं। ठीक है, प्लीज एक बार इसको नोट करना। नियरली कंप्लीशन स्टेज हेडिंग डाल के इसको नोट करो।
क्लियर? तो पहली बात तो आपको ये चारों फॉर्मूले लर्न करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड टॉपिक कवर अप करूंगा, मतलब नियरली कंप्लीशन से इससे पहले वाला पॉइंट हो गया है। नियरली कंप्लीशन को हम कैसे डील करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस स्टार्ट करूंगा, बट फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू प्लीज।